गुड मॉर्निंग बच्चों, biology.com में आप सभी का स्वागत है। आज जो हम पढ़ने वाले हैं उस यूनिट का नाम है साइटोलॉजी या सेल बायोलॉजी। इस यूनिट में हम इन बिंदुओं को पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा सेल का इंट्रोडक्शन। इसमें हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ इन सेल, कोशिका क्या होती है, इसकी डिस्कवरी कैसे हुई और इसका इवोल्यूशन हम पढ़ेंगे साथ ही साथ। उसके बाद हम दूसरा बिंदु जो पढ़ेंगे वो है सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत। ये कोशिका सिद्धांत किसने दिया और इसके जो मुख्य पॉइंट्स हैं, अभिग्रहित हैं, वो पढ़ेंगे। तीसरा जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा टाइप्स ऑफ सेल, जिसमें जो सेल्स होती है वो 2 टाइप्स की होती है, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। इन दोनों तरह की जो सेल्स हैं उसको डिस्कस करेंगे, उसकी स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे और साथ के साथ प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में जो डिफरेंस होता है, क्या क्या डिफरेंस होते हैं, उन सब डिफरेंस को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है हमारा एनिमल और प्लांट सेल्स में डिफरेंस, उसको डिस्कस करेंगे। इसकी स्ट्रक्चर कैसी क्या होती है, इनका डायग्राम से समझेंगे और उनमें भी डिफरेंस देखेंगे। इसके बाद हम सेल की स्ट्रक्चर देखेंगे, जिसमें सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन और जो सेल ऑर्गेनेल्स है उन सबको डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद हम सेल डिवीज़न, सेल आखिर कैसे प्रोड्यूस होती है, कैसे सेल अपनी नंबर को इंक्रीज करती है, बढ़ाती है सेल डिवीज़न द्वारा, उसको हम डिस्कस करेंगे। जिसमें 2 टाइप्स ऑफ जो सेल डिवीज़न है उसको डिस्कस करेंगे, माइटोसिस और मियोसिस, उसको डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद इसी के साथ साइटोलॉजी के साथ ही जुड़ा हुआ एक बायोलॉजी की ब्रांच है, वो है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, वो भी डिस्कस करेंगे। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में तो कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स और न्यूक्लिक अम्ल सभी को डिस्कस करते हैं, लेकिन अभी हम इन 3 बिंदुओं को डिस्कस करेंगे, जिसमें क्रोमोसोम्स, डीएनए और आरएनए को डिस्कस करेंगे। साथ ही क्रोमोसोम्स की स्ट्रक्चर, डीएनए की स्ट्रक्चर, इनकी केमिकल स्ट्रक्चर और साथ ही साथ इनके जो फंक्शन है, इनके जो टाइप्स है, उन सबको डिस्कस करने वाले हैं। तो बच्चों इस तरह है, ये सारे टॉपिक हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोर्ड है उनके लिए, यूपीएससी और डिफरेंट पीएससी है उसमें बायोलॉजी से रिलेटेड एग्ज़ाम्स के लिए और नीट के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो बच्चों जुड़े रहें biology.com के साथ। ठीक है बच्चों, फिर स्टार्ट करते हैं। हमारा आज जो पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ सेल। देखो सेल जो है वो क्या होती है, व्हाट इज़ सेल, वो डिस्कस करेंगे इसमें। इसकी खोज, डिस्कवरी कैसे क्या हुई, वो डिस्कस करने वाले हैं और साथ के साथ हम डिस्कस करेंगे इसका एवोल्यूशन। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज सेल। देखो सभी जीव जो होते हैं वो एक बेसिक यूनिट से मिलकर बने होते हैं और उस बेसिक यूनिट को कहते हैं सेल, कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? कोशिका। आप ऐसे समझ सकते हो, जितने भी जीव हैं उन सभी जीवों में बहुत सारे तंत्र, सिस्टम पाए जाते हैं, बहुत सारे सिस्टम पाए जाते हैं। उन सिस्टमों का जो सिस्टम जो बनते हैं वो बने होते हैं अंगों से। किससे बने होते हैं? अंगों से। अंग किससे बने होते हैं? अंग बने होते हैं ऊतकों से। ऊतक या टिश्यू से बने होते हैं। टिश्यू बने होते हैं सेल या कोशिका से। सेल या कोशिका से। तो लास्ट जो यूनिट है हमारी, सबसे छोटी यूनिट, सबसे जो आखिरी यूनिट है वो क्या है? सेल है। तो हम इससे ये सीधे सीधे समझ सकते हैं कि जितने भी जीव हैं वो उसकी बेसिक यूनिट क्या होगी? सेल या कोशिका होगी। जैसे आप इसको ऐसे समझ सकते हो, जो मकान बनते हैं वो मकान किससे बने होते हैं? ईंटों से या पत्थरों से। तो ईंट या पत्थर उन मकानों के लिए क्या हो गए? यूनिट हो गए, इकाई हो गए। इसी तरह हमारी बॉडी किसकी बनी होती है? बहुत सारी सेल्स की बनी होती है। इसलिए हमारी जो बेसिक यूनिट, हमारी जो बेसिक फिजिकल और स्ट्रक्चरल जो यूनिट हुई वो क्या हुई? सेल हुई। ठीक है, आपको इसको आप एग्जाम्पल से समझ सकते हो। जैसे बहुत सारे सिस्टमों में से एक सिस्टम लेते हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम
पाचन तंत्र। डाइजेस्टिव सिस्टम बना होता है बहुत सारे ऑर्गन से, जैसे कौन कौन से ऑर्गन, जैसे ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं, माउथ हुआ, टंग है, ईसोफेगस है, स्टोमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इन सब का बना होता है। उनमें से कोई सा एक ले लेते हैं। जैसे इस सिस्टम में कोई सा एक ऑर्गन मान लो हमने ले लिया स्टोमक, आमाशय, क्या हिंदी में इसको आमाशय कहते हैं। फिर स्टोमक भी कई सारे टिश्यूज से मिलकर बना होता है। स्टोमक में कौन कौन से टिश्यूज हो सकते हैं, इसमें जैसे मस्कुलर टिश्यूज होंगे, इसमें नर्वस टिश्यूज होंगे, ठीक है। तो उनमें से एक हमने कोई सा ले लिया, जैसे मस्कुलर सिस्टम या पेशी तंत्र, पेशी मस्कुलर टिश्यूज, पेशी ऊतक। पेशी ऊतक भी बने होते हैं किसके, पेशी कोशिकाओं से, मसल सेल से बना हुआ होता है, मसल सेल से बना हुआ होता है। तो इसी तरह हमारे जितने भी सिस्टम हैं वो सभी सिस्टम सेल से बने होते हैं और सिस्टमों से बॉडी बनती है। सिस्टम से ही क्या बना, बॉडी या शरीर या काय बना। तो हमारे शरीर की, जीव की इकाई, यूनिट क्या हो गई, सेल। क्या हो गई, सेल हो गई। इस तरह हम कह सकते हैं कि सेल हमारी बेसिक यूनिट है, इकाई है। इसलिए इसे दो अलग अलग नामों से जाना गया, एक तो स्ट्रक्चरल यूनिट और दूसरा फंक्शनल यूनिट। सेल क्या हो गई हमारे लिए, स्ट्रक्चरल यूनिट हो गई और फंक्शनल यूनिट भी हुई। स्ट्रक्चर मतलब सारी बॉडी का निर्माण किससे बना है, किससे हुआ, सेल से हुआ, इसलिए स्ट्रक्चरल यूनिट होगी, संरचना बनाने वाली, संरचनात्मक इकाई। फंक्शनल यूनिट क्यों कहा, क्योंकि सारे जितने भी कार्य हैं वो सब सेल्स में ही होता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सेल्स हर बॉडी के वर्क में, फंक्शन में इन्वॉल्व होती है। इसलिए सेल क्या हो गई, फंक्शनल यूनिट भी हो गई। तो हम कह सकते हैं सीधे शब्दों में कि सेल हमारे बॉडी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। सेल क्या है हमारे बॉडी की, स्ट्रक्चरल यूनिट और फंक्शनल यूनिट है। ठीक है बच्चों, अब हम पढ़ते हैं डिस्कवरी, कोशिका की खोज कैसे हुई। बहुत सारे वैज्ञानिक इसमें जुड़े हुए हैं, लेकिन आपको सभी वैज्ञानिकों को याद नहीं करना है। केवल दो वैज्ञानिक बहुत महत्वपूर्ण है जो आपको याद करना है। पहला रॉबर्ट हुक और दूसरा है A.V. ल्यूवेनहॉक, एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। आपको ल्यूवेनहॉक याद करना, इतना ही काफ़ी है। ठीक है, तो डिस्कवरी से रिलेटेड दो वैज्ञानिक कौन कौन से, रॉबर्ट हुक और दूसरा A.V. ल्यूवेनहॉक। आप ऐसे याद कर सकते हो, रॉबर्ट हुक और ल्यूवेनहॉक। रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में कॉर्क कोशिकाओं में कुछ खाली स्थान देखे। कॉर्क कोशिकाओं में कुछ खाली स्थान देखे, कुछ ब्लॉक्स, इस तरह के ब्लॉक्स जचे हुए उनको नजर आए। उन ब्लॉक्स को उन्होंने सेल्यूली नाम दिया। क्या नाम दिया, सेल्यूली नाम दिया। ये सेल्यूली जो है वो ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है हॉलो, खाली स्थान। हॉलो यानी खाली स्थान। चूंकि इन्होंने जो देखे थे वो खाली ब्लॉक्स ही थे और उनको देखते ही उन्होंने जो नाम दिया वो क्या दिया, सेल्यूली। और आज जो हम सेल शब्द सुन रहे हैं वो सेल्यूली से ही बना है। देखो इसके जो शुरू के 4 वर्ड है, सेल्यूली से ही सेल वर्ड बना है। लेकिन रॉबर्ट हुक ने जो सेल्स देखी थी वो वास्तव में सेल्स कैसी थी, डेड थी, मृत थी, मरी हुई थी। ठीक है, तो वैसे तो रॉबर्ट हुक को ही जाता है श्रेय, किसका, डिस्कवरी का। तो आपसे कोई पूछे सेल की खोज किसने की, रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में सेल कोशिका की खोज की थी। ठीक है, लेकिन जो कोशिका खोजी वो कैसी थी, डेड थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है, तो फिर सबसे पहले लिविंग सेल्स को, जीवित कोशिका को किसने देखा, तो वो थे A.V. ल्यूवेनहॉक। A.V. ल्यूवेनहॉक ने लिविंग सेल्स, जीवित कोशिकाओं को देखा। ल्यूवेनहॉक ने
अपना खुद का एक माइक्रोस्कोप बनाया और उसकी सहायता से उसने बहुत सारे छोटी छोटी चीज़ों को, सूक्ष्म जीवों को देखने का प्रयास किया। इन्होंने तालाब से कुछ जल लिया और उस जल को माइक्रोस्कोप के अंदर देखने का प्रयास किया, तो उन्होंने देखे बहुत सारे छोटे छोटे एनिमल्स को चलते हुए देखा, इसलिए इन्हें लिविंग सेल्स की डिस्कवरी का श्रेय देते हैं। साथ ही साथ इनके साथ एक और ऑनर जुड़ा हुआ है, वो है फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, सूक्ष्म जीव विज्ञान के पिता किसे कहते हैं? एवी ल्यूवेनहॉक को। ठीक है, तो रॉबर्ट हुक से दो चीज़ें आपको याद करनी है कि इन्होंने सेल की डिस्कवरी की, बहुत सारे होलो स्पेसेस देखे जिन्हें उन्होंने सेलुली नाम दिया और उसी से सेल वर्ड बना है। दूसरी चीज़ इससे आपको याद करनी है कि उन्होंने जो सेल्स देखी थी वो किसकी थी? कॉर्क की थी, और वो वास्तव में कैसी थी? डेड सेल्स थी। ल्यूवेनहॉक से रिलेटेड आपको दो बात याद करनी है कि इन्होंने लिविंग सेल्स को सबसे पहले देखा और फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी इन्हें कहा जाता है। अब आप इन दोनों के चित्र दोनों भी आपको दिखाने वाले हैं, दोनों के आप चित्र देख लोगे और साथ के साथ इन रॉबर्ट हुक द्वारा निर्मित जो माइक्रोस्कोप है वो भी आपको अभी नज़र आएगी। ठीक है बच्चों, अगला जो अपना टॉपिक है वो है इवोल्यूशन ऑफ सेल। कोशिका की उत्पत्ति कैसे हुई वो समझना है। कोशिका की उत्पत्ति को समझने के लिए जो सबसे अच्छा सिद्धांत है वो है एआई ऑपेरिन का केमिकल इवोल्यूशन। एआई, ये हम इवोल्यूशन जब पढ़ेंगे उसमें और डिटेल से पढ़ेंगे, यहाँ हम तो केवल सेल की डिस्कवरी कैसे हुई उसको डिस्कस करना चाह रहे हैं। तो लगभग 3.5 ईयर अगो एक प्रीमोर्डियल सूप का निर्माण हुआ। ऐसा कहते हैं कि धरती पर लगातार वर्षों तक बरसात हुई और उसके साथ एनवायरनमेंट, आकाश से जो बहुत सारे जो केमिकल्स हैं वो वाटर के साथ ज़मीन पर आए और वो सब मिलकर एक सूप का निर्माण किया उन्होंने। तो और उस सूप को ही प्रीमोर्डियल सूप कहा। प्रीमोर्डियल सूप से जो इनिशियली जो सेल्स बनी थी वो कैसी थी? कीमो हेटेरोट्रॉप्स थी। वो कैसी थी? कीमो हेटेरोट्रॉप्स थी। कीमो यानी कि केमिकल्स को, हेटेरो यानी कि विषम, जो दूसरों से पोषण प्राप्त करे, हेटेरोट्रॉप्स कहते हैं। प्लांट जो एनिमल्स होते हैं, जितने भी लिविंग्स हैं, उनको दो भागों में बांटते हैं, ऑटोट्रॉप्स और हेटेरोट्रॉप्स। जो अपना भोजन खुद बनाए वो तो ऑटोट्रॉप्स, जो दूसरों से भोजन ले वो हेटेरोट्रॉप्स। और कीमो हेटेरोट्रॉप्स कौन होते हैं? जो भोजन किससे ले? रसायनों से ले, केमिकल्स से ले। तो इनिशियली जो सेल बनी थी वो वास्तव में, इनिशियली प्राइमोर्डियल सूप से जो सेल्स बनी थी वो वास्तव में कैसी थी? कीमो हेटेरोट्रॉप्स थी। अर्थात वो क्या करती थी? केमिकल्स जो थे उस समय उस प्रीमोर्डियल सूप में, उस केमिकल्स से वो अपना न्यूट्रिशन, पोषण प्राप्त करती थी। अब ये जो कीमो हेटेरोट्रॉप सेल्स थी वो इनिशियली धीरे धीरे इनमें ऐसा डेवलपमेंट हुआ कि वो एनर्जी प्रोड्यूस करने लग गई। कैसी? क्या प्रोड्यूस करने लग गई? एनर्जी। और एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए उन्होंने जो यूज किया इनिशियली वो H2S का यूज किया। किसके रूप में? इलेक्ट्रॉन डोनर के रूप में। किसके रूप में? इलेक्ट्रॉन डोनर्स के रूप में। तो कीमो हेटेरोट्रॉप जो सेल्स थी वो इलेक्ट्रॉन डोनर के रूप में H2S का यूज करती और उससे क्या बनाती? एनर्जी बनाती। और धीरे धीरे इनमें कुछ ऐसा डेवलपमेंट हुआ, कुछ धीरे धीरे इनमें इस तरह के विकास हुए कि ये धीरे धीरे एनर्जी के लिए इलेक्ट्रॉन डोनर के रूप में H2O का यूज करने लग गई। इलेक्ट्रॉन डोनर के रूप में किसका यूज करने लग गई? H2O का। और इस H2O से जो बाई प्रोडक्ट निकला वो था ऑक्सीजन। क्या निकला? ऑक्सीजन निकला बाई प्रोडक्ट के रूप में। और इस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहने लगे। क्या कहा इसे? फोटोसिंथेसिस कहा। इसके बाद ये जो सेल्स हैं धीरे धीरे BGA, ब्लू ग्रीन एल्गी की तरह कार्य करने लग गई
और लगभग 1.5 बिलियन ईयर अगो ये जो सेल्स है वो यूकैरियोटिक सेल्स में कन्वर्ट होने लग गई। किसमें कन्वर्ट होने लग गई? यूकैरियोटिक सेल्स में कन्वर्ट हो गई। यानी कि आप ऐसे समझ सकते हो कि लगभग जो प्रोकैरियोट सेल्स है वो 3.5 बिलियन ईयर अगो डेवलप हुई, और उस बीच में इतने वर्षों के बीच में वो प्रोकैरियोट सेल्स में कुछ डेवलपमेंट हुए, कुछ इवोल्यूशन हुए, जिसमें एनर्जी प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी हुई, H2O को यूज़ करने की कैपेसिटी डेवलप हुई, और धीरे धीरे वो किस में, एक डेवलप्ड सेल यूकैरियोटिक सेल में डेवलप हो गई और ज़्यादा विकसित हो गई। इसके बाद देखो, अब आप इसमें इस बीच में 3.5 बिलियन ईयर अगो से लेकर 1.5 बिलियन अगो के बीच में लगभग 2 बिलियन जो बीच में जो गैप है, उसमें जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं उनमें जो 3 तरह के मोस्टली जो डेवलपमेंट हुए होंगे वो 3 हैं। कि अभी किसी तरह के कोई फॉसिल्स या किसी तरह के कोई रिकॉर्ड अभी ऐसे अवेलेबल नहीं है, लेकिन अज्यूम किया गया है, ऐसा माना गया है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में कुछ जो बदलाव हुए होंगे। मोस्टली जो वो 3 बदलाव थे वो कौन कौन से थे? पहला जो बदलाव इनमें हुआ होगा वो था एनर्जी प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी। एनर्जी प्रोड्यूस करने की जो इनमें कैपेसिटी थी वो डेवलप हुई, फोटोसिंथेसिस, जिसमें वो वाटर का यूज़ करने लग गए। दूसरा, इनमें डिवाइडिंग कैपेसिटी डेवलप हुई, और डिवाइडिंग कैपेसिटी किसके द्वारा हुई? डीएनए के द्वारा। डिवाइडिंग कैपेसिटी किसके द्वारा हुई? डीएनए के द्वारा विकसित हुई। और तीसरा जो इसमें डेवलपमेंट हुआ वो कुछ सिम्बायोटिक था। सिम्बायोटिक डेवलपमेंट है। सिम्बायोटिक में मोस्टली इसमें 2 चीज़ों का जो है वो माना जाता है, एक तो माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरा क्लोरोप्लास्ट। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट का सिम्बायोटिक रिलेशन हुआ कुछ सेल्स के साथ। तो ये दोनों सेल्स, ऐसा माना जाता है कि ये माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट वास्तव में एक प्रोकैरियोटिक सेल्स है जो दूसरी सेल्स के साथ सिम्बायोटिक रूप से रहती है। किस रूप में रहती है? सिम्बायोटिक, सहजीवन के साथ सेल्स में। अब हम नेक्स्ट जब सेल की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तब आपको दिखाएंगे कि सेल्स में ये सब ऑर्गेनेल्स होते हैं। वास्तव में माइटोकॉन्ड्रिया को ऐसा माना गया है, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट को, कि ये प्रोकैरियोटिक सेल्स है जो यूकैरियोटिक सेल्स में सिम्बायोटिक रूप से रहती है। तो ये जो 3 बदलाव आए प्रोकैरियोटिक सेल्स में, ये 3 बदलाव डेवलप्ड सेल यूकैरियोटिक की तरफ हुए, और आज हम इस तरह डेवलप्ड यूकैरियोटिक सेल्स देख पाते हैं। 3 बदलाव कौन कौन से थे? एनर्जी प्रोड्यूस करने की इनमें कैपेसिटी हुई, दूसरा इनमें डिवाइडिंग कैपेसिटी हुई, डिवाइड करने की यानी कि विभाजन करने की कैपेसिटी, जो किसकी वजह से हुई? डीएनए की वजह से हुई। डीएनए भी एक विशेष स्ट्रक्चर के अंदर रहने लग गया जिसे क्या नाम दिया गया? न्यूक्लियस। और तीसरी जो इनमें कैपेसिटी डेवलप हुई वो क्या थी? सिम्बायोटिक कैपेसिटी। 2 अलग अलग जो कोशिकाएं हैं, खास करके माइटोकॉन्ड्रिया और प्रोकैरियोटिक क्लोरोप्लास्ट प्रोकैरियोटिक सेल्स, वो सिम्बायोटिक रूप से यूकैरियोटिक सेल्स के भीतर रहने लगी, और उसी की वजह से क्या हुआ? डेवलप्ड सेल यूकैरियोटिक सेल का निर्माण हुआ, डेवलपमेंट हुआ।